फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो एक सिंपल सी परिभाषा कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों के घेरे को या हवाओं के घेरे को ही हम वायुमंडल कहते हैं। एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के घेरे को ही क्या हम वायुमंडल कहते हैं। इसे क्या हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवाओं का घेरा है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा वायुमंडल किन गैसों से मिलकर के बना हुआ है, मतलब किन गैसों की सबसे अधिक प्रधानता है, कौन सी गैसें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.08% पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है। फिर उसके बाद आर्गन आती है। आर्गन पाई जाती है 0.93%। और उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 पाई जाती है 0.03%। तो ये इन दो गैसों से मिलकर के हमारा वायुमंडल बना हुआ है। इन दो गैसों से, बाकी तो गैसों की मात्रा कम है। कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन गैसों से मिलकर के हमारा वायुमंडल क्या है, बना हुआ है सबसे अधिक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के। तो इन गैसों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जब क्या होता है, जब कहीं भी आग लग जाती है तो हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो नाइट्रोजन गैस इसका प्रयोग होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है, तो वो नाइट्रोजन की होती है। और नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी होते हैं। पेड़ पौधे इसे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो इसके लिए भी जरूरी होती है। फिर ऑक्सीजन, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कोई भी जीव, उसे जीने के लिए ऑक्सीजन, ये प्राणवायु होती है हमारी। इसकी मात्रा 20.95% पाई जाती है। फिर आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत बल्बों में भरने के लिए किया जाता है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये गैस जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक, मतलब इसी गैस का योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस गैस का योगदान होता है। इस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो वो होती है CO2। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये होती है। तो ये गैसें मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो अब हम वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा वायुमंडल होता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हम एक दूरी पर जाते हैं, वहां तक क्या होती है, सारे जो गुण रहते हैं वायुमंडल में वो समान रहते हैं और कुछ दूरी के बाद उसके गुण बदल जाते हैं। तो इनके गुण जो हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको भागों में डिवाइड कर देते हैं, इनको परतों में डिवाइड कर देते हैं और बाद में उनका अध्ययन करते हैं। तो हम वायुमंडल को अपने 5 भागों में बांट दिया है, 5 मंडलों में बांट दिया है। सबसे पहले जो पृथ्वी से सटा हुआ होता है वायुमंडल, जो पृथ्वी से ये सटा हुआ होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर की ओर जब जाते हैं तो हमारा वायुमंडल आता है। तो ये जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये
इसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। फिर दूसरा जो आता है उसे हम समताप मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये 5 भागों में बांटा है। अब हम एक एक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीजोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर, बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में। पृथ्वी से लगा हुआ जो भाग हमें दिखाई देता है, जो हम आकाश शब्द यूज करते हैं, वो हम क्षोभ मंडल के लिए यूज करते हैं। जो हम आकाश बोलते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो ये क्षोभ मंडल क्या होता है? क्षोभ मंडल, सबसे पहला तो पॉइंट होता है कि क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी से लगा हुआ भाग होता है। दूसरा, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो ये ध्रुवों पर क्या होता है, ये पृथ्वी होती है हमारी, और पृथ्वी का ये होता है हमारा नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, और इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। तो क्या होता है, ऊंचाई इसकी पोल्स पर ऊंचाई जो होती है 8 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वायुमंडल होता है उसकी ऊंचाई अलग अलग है। तो ये क्या होता है, ये जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर ऊंचाई क्या होती है, 8 किलोमीटर होती है, और यहाँ से जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है। ये हमारा वायुमंडल हो गया। तो यहाँ पर ज़्यादा क्यों होती है ऊंचाई? तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पोल्स होते हैं यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, और जो इक्वेटर होता है ये सबसे गर्म एरिया होता है, सबसे गर्म। तो क्या होता है, हवाएं जो होती हैं यहाँ से गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे कि क्या होती है, हवाएं फैल जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और जबकि यहाँ पे ठंडी पड़ती है ध्रुवों पर, तो यहाँ पे क्या होती है, ठंडी के कारण हवाएं क्या होती हैं, नीचे बैठती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऊंचाई कम होती है और यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्म अधिक होती है, तो गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, तो जिसके कारण इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई कम होती है। तो ये इसका रीज़न होता है। तो अब हम आगे देखते हैं। ध्रुवों पर होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। दूसरा, जो हमारी ये क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं हम क्षोभ मंडल में ही देखते हैं। जैसे कि समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं हम क्षोभ मंडल में ही देखते हैं। जितनी भी बादल गरजना, बिजली का कड़कना, जो कुछ भी हम देखते हैं, चमकना बिजली का, आंधी तूफान, जितनी भी मौसमी ओला वृष्टि या कुछ भी, वो सब क्या होता है, इसी मंडल में होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। जो हमें दिखाई दे रहा है उसी में सब होता है, क्षोभ मंडल में। फिर क्या, यहाँ पर गैसें क्या होती हैं, सघन अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पर गैसें क्या होती हैं, सघन अवस्था में पाई जाती हैं।
गैसें जो होती हैं सघन अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पर गैसें सघन अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हवाएं विरल होती जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, गैसें सघन अवस्था में पाई जाती हैं और यहाँ पर भारी गैसें पाई जाती हैं। क्या, भारी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पर भारी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पर भारी गैसें पाई जाती हैं जैसे कि CO2 है, N2 है। तो ये भारी गैसें कहाँ, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। इसके दो अन्य नाम भी है, इसे हम अधोमंडल या संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या, अधोमंडल या संवहन मंडल भी कहते हैं, अधोमंडल या संवहन मंडल भी कहते हैं। मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं, इसलिए इसे हम संवहन मंडल कहते हैं। यहाँ पे संवहन धाराएं चलती हैं। फिर क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम पड़ जाता है। क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अगर हम किलोमीटर में देखें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या, घट जाता है, घट जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, तापमान घटता है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि क्षोभ मंडल क्या होता है, गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडियों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। इसका रीजन यही होता है जो अभी हमने पहले बताया था। तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, गर्मियों में बढ़ जाती है और ठंडियों में घट जाती है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से ये जो होता है एरिया 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर जहां से समताप मंडल स्टार्ट हो रहा होता है और ये 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया होता है इसे हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर की जो जो चौड़ी पट्टी होती है उसे हम क्षोभ सीमा बोलते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं इसे हम, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी को हम क्षोभ सीमा बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो जेट धाराएं होती हैं, जेट पवनें यहीं पर चलती हैं और यहाँ पे हवाएं क्या होती है, बहुत अधिक तीव्र गति से चलती हैं। यहाँ पे हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं। तो अब हम समताप मंडल के बारे में देखते हैं। समताप मंडल, तो समताप मंडल की अगर हम ऊंचाई की बात करें, समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ध्रुवों से 8 से 50 किलोमीटर पर है। ध्रुवों से 8 से 50 किलोमीटर के बीच होती है और विषुवत रेखा पर
18 से 50 होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ दिया जाता है कि समताप मंडल की कहाँ पर ऊंचाई अधिक होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं लानी है। यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवों पर जो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है, वहां पे 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। तो समताप मंडल में ये होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, क्या होता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या रहता है, टेम्परेचर जो होता है समान रहता है। इसीलिए हम इसे क्या समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे तापमान समान रहता है। और 20 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं क्या होता है, तापमान यहाँ पर बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है। यहाँ 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जैसे ही क्या ओजोन परत आती है, क्या होता है, ओजोन परत के साथ तापमान बढ़ने लगता है। तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। समान रहता है और 20 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बढ़ने लगता है। ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन परत, ओजोन परत इसमें पाई जाती है 15 से, ओजोन परत O3 क्या होती है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच, 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत जो हमारे सूर्य से किरणें निकलती हैं, विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती हैं। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उन्हें क्या करती है ओजोन परत, अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर लेती है। तो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ये परत न होती और पराबैंगनी किरणें सीधा पृथ्वी पर आकर किसी भी जीव के शरीर पर पड़ती या किसी भी जीव के स्किन पे पड़ती तो क्या होता, कैंसर जैसा गंभीर रोग हो सकता था। तो ये ओजोन परत हम लोगों के लिए या सभी जीव के लिए कितना जरूरी है। तो ये किसमें, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में पाई जाती है। कितने किलोमीटर के बीच पाई जाती है, तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ओजोन परत अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ओजोन परत की जो मोटाई है, जो ऊंचाई है उसकी, उसमें कमी आ रही है। क्या हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है, CFC गैस के कारण। किसके कारण, CFC गैस के कारण। किसके कारण, CFC गैस के कारण, गैस के कारण। ये CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये CFC गैस क्या होती है, ये CFC गैस ओजोन परत को ह्रास करती है, ओजोन परत को क्षरित करती है। ये किससे निकलती है, तो ये एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलती है, जो कि ओजोन परत को पतली करती है, ओजोन परत की जो लेयर होती है उसे क्षरित करती है। तो ये CFC गैस होती है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस गैस के कारण ओजोन परत में ह्रास होता है, तो वो CFC गैस होती है। फिर हम देखते हैं कि ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत के लिए 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ था। यह ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए किया गया था। संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए हम 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए। हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए, संरक्षित करने के लिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब हम देखते हैं, और सबसे एक पॉइंट होता है कि ओजोन परत समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए वायुयान को उड़ाने के लिए यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे आदर्श मंडल होता है। वायुयान को उड़ाने के लिए इसे आदर्श मंडल के नाम से जानते हैं। आदर्श मंडल कहते हैं। आदर्श मंडल। वायुयान को उड़ाने के लिए इसे हम आदर्श मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और जिससे कि वायुयान उड़ाने में जब कोई बादल, आंधी, तूफान नहीं होगा तो वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन क्या इससे एक सवाल बनता है, क्या क्षोभ मंडल में कोई भी मतलब प्लेन या कोई भी जहाज नहीं उड़ाया जाता है? तो हाँ, उड़ाया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हम क्षोभ मंडल में वायुयान को उड़ाते हैं, और एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हम समताप मंडल में वायुयान को उड़ाते हैं। जब हमें ज़्यादा दूरी तय करनी हो तो समताप मंडल, और अगर थोड़ी दूरी तय करनी है तो क्षोभ मंडल। तो अब हम मध्य मंडल के बारे में देखते हैं। अभी हम एक पॉइंट यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर क्या होता है, 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है, लेकिन ऊपर जैसे जाते हैं तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर ये क्या होती है, समताप मंडल की सीमा होती है। समताप सीमा होती है। हर मंडल की सीमा, जैसे ये 1 से 1.5 किलोमीटर पर क्षोभ सीमा, वैसे ही 1 से 1.5 किलोमीटर वाला ये एरिया जो होगा वो समताप सीमा, वैसे मध्य मंडल वाला मध्य सीमा, और ये आयन मंडल वाला आयन सीमा होगा। तो ये एरिया जो होता है सबकी सीमा होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आते आते क्या होता है, तापमान जो होता है बढ़कर के 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कहाँ पे, समताप सीमा के पास, स्ट्रेटोपोज के पास तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये भी बात हमें याद रखनी है। फिर आगे हम बढ़ते हैं मध्य मंडल की ओर। मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या, मेसोस्फीयर क्या होता है? मेसोस्फीयर से कुछ ज़्यादा याद नहीं करना होता है, बस थोड़ा एक ही इससे टॉपिक है, बस 2 ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो कि आयन मध्यमंडल जो होता है, जो मेसोस्फीयर होता है, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में, वायुमंडल की किस मंडल में तापमान सबसे कम होता है? तो मध्य मंडल में तापमान सबसे कम होता है। कितना होता है? तो यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तापमान
-100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसकी सीमा के पास। तो सबसे कम तापमान मध्यमंडल में होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर मध्यमंडल में हम उल्का या उल्कास्म की घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्या होता है? उल्का या उल्कास्म की घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 किलोमीटर से 88 किलोमीटर होती है। 50 किलोमीटर से ऊंचाई इसकी ये है। और तापमान यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे कम तापमान होता है वायुमंडल की परत में, वायुमंडल के मध्यमंडल में। वायुमंडल के किस मंडल में सबसे कम तापमान होता है? तो वो मध्यमंडल में होता है। और यहाँ पर उल्का या उल्कास्म संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उल्का या उल्कास्म संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उल्का या उल्कास्म संबंधी घटनाएं क्या होती हैं? तो हम जानते हैं ये जो हमारा ये मंगल ग्रह होता है और ये पृथ्वी होती है और इधर बृहस्पति होता है और इसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट्स होती है। क्या होती है? एस्टेरॉयड बेल्ट होती है इसके बीच में। क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये बृहस्पति है हमारा, बृहस्पति, और ये मंगल और ये पृथ्वी। तो क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं पृथ्वी और मंगल ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनको अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये आकर के क्या होते हैं? ये पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है? घर्षण के कारण जलने लगते हैं, घर्षण के कारण जलने लगते हैं। और जो छोटे होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरते हैं। तो यही होती है उल्का या उल्कास्म की घटना। तो ये घटनाएं कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मध्यमंडल में ही देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम आयन मंडल की तरफ। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई की बात अगर हम करें, आयन मंडल आयनोस्फीयर, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 88 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होती है। 88 से 640 किलोमीटर होती है। और आयन मंडल में क्या होता है कि आयन मंडल यहाँ पर क्या होता है? तापमान बढ़ता है, यहाँ पर तापमान घटता है। टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ पर घटता है। और यहाँ पर तापमान क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पर 1700-1800 तापमान हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है। क्या कहते हैं? आयन मंडल में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। क्या होता है? यहाँ पर गैसों का आयनीकरण होता है। जो सूर्य से गामा और एक्स किरणें आती हैं, जो निकलती हैं, वो आकर के यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इन गैसों का, यहाँ पर इन गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? गैसों का आयनीकरण होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसों का आयनीकरण किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में होता है। सूर्य से आने वाली एक्स और गामा किरणें इन गैसों को
आयनीकरण कर देती हैं। इन गैसों को जो गामा और एक्स किरणें होती हैं तो इसमें पाई जाने वाली गैसों को आयनीकरण कर देती हैं। और यहाँ से क्या होता है, जब हम पृथ्वी से कोई भी रेडियो तरंग भेजते हैं तो क्या होता है, यह परावर्तित होकर के वापस आ जाती है। क्या होती है, पृथ्वी पर परावर्तित होकर के वापस आ जाती है। ये रेडियो तरंग होती है हमारी। जब हम जब कोई भी रेडियो तरंग आयन मंडल में जाती है तो क्या होता है, परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे कि हमें रेडियो का प्रसारण सुनाई देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडियो तरंग परावर्तित होकर के वापस आ जाती है। किस मंडल से, आयन मंडल से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मंडल से रेडियो तरंग परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर आ जाती है, वो होता है आयन मंडल होता है। तो यहाँ से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे क्या होते हैं, परावर्तित होती हैं। और यहाँ पर हम अरोरा की घटना भी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, अरोरा की घटना यहीं पे देखने को मिलती है। अरोरा की घटना, जब अरोरा की घटना ध्रुवों पर होती है, पोल्स पर होती है, तो उसे हम अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। और जब यह घटना पोल्स का मतलब जब यह घटना उत्तरी ध्रुव में होती है तो इसे हम अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। जब यह दक्षिणी ध्रुव पर होती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो यहाँ पे अरोरा की घटना ये पूछा जाता है, ध्रुवीय ज्योति, अरोरा मतलब ध्रुवीय ज्योति की घटना कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो आयन मंडल में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की घटना। वायुमंडल वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल होता है। वायुमंडल की ऊंचाई क्या होती है, 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच होती है। 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच होती है। और बाह्यमंडल में क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। बाह्यमंडल में कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। प्राकृतिक उपग्रह एक है पृथ्वी का, और कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, कृत्रिम उपग्रह। एक होता है पोलर सैटेलाइट, दूसरा होता है भूस्थैतिक। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, और ये 700 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। ये जैसे पृथ्वी, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो ये पृथ्वी का चक्कर ध्रुवों पर लगाते हैं, ध्रुवों पर, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव। और ये जो होते हैं, ये पृथ्वी का यू चक्कर पृथ्वी के साथ घूमते हैं। इनका प्रयोग हम करते हैं मैप बनाने के लिए, कहीं का इनका प्रयोग हम करते हैं कहीं का मैप बनाने के लिए, मौसम की जानकारी के लिए। तो इनका हम प्रयोग करते हैं मौसम की जानकारी के लिए। इनका हम मौसम की जानकारी के लिए, और इनका हम प्रयोग करते हैं रेडियो का प्रसारण, टीवी का प्रसारण देखने के लिए।
होते हैं। तो ये दो प्रकार के उपग्रह होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, पोलर सैटेलाइट और भूस्थैतिक। तो इसके ऊपर क्या आता है, 1000 से वायु की उपस्थिति अगर हम देखें कहाँ तक पाई जाती है, तो वायु की उपस्थिति जो है 10,000 किलोमीटर तक वायु की उपस्थिति है। लेकिन वायुमंडल को हम 1000 किलोमीटर ही मानते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, तो 36,000 किलोमीटर तक हम इसे चुंबक मंडल कहते हैं। और फिर 60,000 तक क्या उसके ऊपर